सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कल पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया जाएगा। ये तहरीक इंसाफ हुकूमत का तीसरा बजट है जिसे हुकूमती खिलाड़ी तारीखी करार दे रहे हैं। इस बजट में आवाम को रिलीफ मिलता है या नहीं, इसका पता तो कल बजट आने के बाद ही चलेगा। लेकिन बजट के मौके पर हुकूमती इत्तेहादियों में रिलीफ हासिल करने की दौड़ शुरू है और इन्हें रिलीफ बजट से पहले ही चाहिए। एक एक करके सारे हुकूमती इत्तेहादियों को अपने मुतालबात और हुकूमती वादे याद आने लगे हैं। सिर्फ पार्टी का नाम बदल रहा है, बाकी सारी की सारी खबर एक ही सामने आ रही है। क्या हुस्न इत्तिफाक है, बल्कि हुस्न इत्तेहाद है। बल्कि इसको हुस्न इत्तेहाद ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि MQM ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मौक़िफ़ क्या था? हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। यही कहानी काफ लीग ने दोहराई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की गर्दान यही थी और अब जमहूरी वतन पार्टी भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए मैदान में निकली है। खबर है कि जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहज़ैन बुगटी ने कल बजट इजलास में शिरकत ना करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे इन पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। बलूचिस्तान में उनसे मुतालिक यकीन दहानी कराई गई थी। ज़राए के मुताबिक जमहूरी पार्टी का कहना है कि जिस बजट में आवाम के लिए रिलीफ ना हो, इस बजट में शामिल होने का फायदा नहीं। हुकूमत बजट को तारीखी करार दे रही है, आवाम को रिलीफ के दावे किए जा रहे हैं और इत्तेहादी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तल्ख हकीकत यह है कि यह सवाल अवामी रिलीफ के लिए हरगिज नहीं उठाए जा रहे हैं। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, किसे खबर नहीं। अब इस हवाले से हम बात भी करेंगे। जैसा कि कल काफ लीग का मौक़िफ़ सामने आया था कि वो सबके सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नहीं बताएंगे, बल्कि वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात करके इन्हें आगाह करेंगे। ये कैसे अवामी मफादात हैं जो इतनी राजदारी से वज़ीर आज़म को बताए जा रहे हैं? दरअसल ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, ज़ाती मफादात की गेम है। इत्तेहादियों को पता है कि यही मौका है अपने मुतालबात मनवाने का, वरना पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, बजट के बाद कोई मुतालबात, कोई तहफ़्फ़ुज़ात की खबर सुनने को नहीं मिलेगी। सब पुरानी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। इसलिए ये बजट इत्तेहादियों के सहारे खड़ी हुकूमत का कड़ा इम्तिहान भी है और हुकूमत को सिर्फ एक यही इम्तिहान दरपेश नहीं, मईशत को बेहतर करना, महंगाई को काबू करना, आवाम को रिलीफ देना हुकूमत के इश्क इम्तिहान और भी हैं। देखना यह है कि कल के बजट के बाद किस किस इम्तिहान में कामयाबी की उम्मीद नजर आती है। अपोजिशन बजट के मौके पर क्या हिकमत अमली अपनाती है। देखना यह भी अहम होगा कि क्या शौकतरीन बेहतरीन साबित होते हैं या फिर इनकी कहानी भी बस एक बजट तक की है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करते हैं आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बजट के हवाले से बात करेंगे, ख़ासतौर पे IMF की बात करते हैं कि जिस तरह कहा जा रहा है जी IMF की अब बात नहीं मानी जाएगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर शाहिदा वजारत साहिबा है, माहिर मईशत हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। असद खरल बाबडोगर साहब भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा, ये जो हम सुन रहे हैं कि जी हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, हम पैसे लगाएंगे, IMF ने हमें बताया कि टैक्स किस तरह इकट्ठा करना है। क्या ये मुमकिन है कि IMF पहले आप शराइत मान के हो कि जी बिजली हम इस तरह महंगी करेंगे, यहाँ से हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, और बाद में कहें कि नहीं जी हमारा वजीर खजाना बदल गया है, अब हम आपकी नहीं मानते? जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी डॉक्टर शाहिदा साहब, आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है आवाज़ नहीं जा रही। डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं, उनको भी आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा, बाबर डोगर साहब, ये हम जैसे ही रब्ता दोबारा करने की कोशिश करते हैं और रब्ता होता है तो उनसे बात करें डॉक्टर साहब से। आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि IMF से जिस तरह कहा जा रहा है जी हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे, हमें बताएं ना, हम इस तरह से काम करेंगे कि आपको टैक्स चाहिए ना कि हम इतना कलेक्ट कर लें, वो हम कर लेंगे? देखिए उसामा साहब, असूली तौर पर तो बिल्कुल ठीक है। IMF को तो इस चीज़ से गर्ज है कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं उस पर उनका इंटरेस्ट उनको मिले और उनके जो पैसे हैं उसकी रिटर्न हो, इसीलिए वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं कि जनाब आपने टैक्स नेट बढ़ाना है, आपने सब्सिडीज कम करनी है, आपने जो है खसारा कम करना है, खसारा कम करना है। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमने पैसे दिए हैं वो वैसे पैसे वापस किस तरह से होंगे, वो उसके लिए वो फिर अपनी टर्म्स रखती हैं। उस मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको उनके सामने होती है, उस मुल्क की इकोनॉमिक हिस्ट्री उनके सामने होती है, उनको पता होता है कि ये इतने जोगे हैं या नहीं है। अब गवर्नमेंट जो है उस पर जो बजट है उसमें IMF जो है वो एक तो ये कह रहा है कि टैक्स नेट जो है टैक्स मजीद लगाए जाएँ।
ताकि टैक्स की रिकवरी हो, उससे उनके पैसों की रिकवरी हो। जो सब्सिडीज 500 अरब रुपए की सब्सिडीज उन्होंने रखी हुई हैं, ये भी चाह रहे हैं कि ये जो सब्सिडीज हैं ये भी ख़त्म की जाएँ। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की बात है, वो ये भी चाहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन भी होनी चाहिए ताकि उनका पैसा जो है सबूती सामने आ जाए। असल चीज़ ये है कि बजट का खसारा IMF के सामने है। ये जो 2000 अरब रुपए का खसारा है बजट का, IMF भी तो इसको देख रहा है कि ये डेफिसिट कैसे पूरा, ये तो अपना डेफिसिट पूरा नहीं करेंगे तो हमारे पैसे कहाँ से निकाल कर देंगे। देखिए, आपकी इंपोर्ट उनके सामने है, आपकी एक्सपोर्ट उनके सामने है, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज उनके सामने है। उस समय तो आप टोटल बमुश्किल बैलेंस करते हैं उसामा साहब, बैलेंस भी अब आगे रेमिटेंसेज में रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में बना है, तब जाके हम कह रहे हैं जी मतलब डॉलर सरप्लस है, लेकिन नहीं है सरप्लस उसामा साहब, नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आपकी टोटल जो आपकी इंपोर्ट का बिल है वो तकरीबन 50 अरब डॉलर है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 22 अरब डॉलर की हैं। अब एक्सपोर्ट और ये आधो आधे का फर्क है, उसका जो आपका जो खसारा पूरा हो रहा है, ये जो वो पूरा कर रहा है आपका जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो बाहर से पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं, उससे फॉरेन रिमिटेंसेज जो है उससे आपका वो 28 अरब डॉलर है। अब ये 28 और 22 मिलाए तो तकरीबन 50 अरब डॉलर बनता है। इतनी ही आपका इंपोर्ट का बिल है, तो गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसके अलावा पैसा कहाँ से आना है? मुझे एक बात, डॉलर कहाँ से आएगा कि जो आपने बेचा, जो आपने खरीदा, जो बाहर से आया, ये सारा कुछ है। और ये तो बाबर साहब डॉलर्स की मद में है ना कि जी डॉलर जितने आए उतने खर्च हो गए, लेकिन जो आपका वैसे खसारा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो तो पूरा नहीं होगा दौलत की मद में। जी डॉक्टर साहबा, आपको आवाज़ आ रही है? डॉक्टर शाहिदा साहबा? जी हाँ, आ रही है। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि हुकूमत की तरफ से, वज़ीर ख़जाना की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम IMF को मना लेंगे कि हम टैक्सेस हैं आपको कलेक्ट करके देंगे, लेकिन जिस तरह आप चाह रहे हैं कि बिजली महंगी करें, दीगर जो से टैक्स कलेक्ट करें, ये ना हमें बताएं, क्या ऐसा मुमकिन है कि IMF मान जाए? कि IMF क्या कर जाए? मान जाए ये बात कि जी हम अपनी मर्जी से टैक्स कलेक्ट करेंगे, आप हमें ना बताएं कि किस तरह टैक्स कलेक्ट करना है, कि बिजली महंगी करनी है ताकि पहले ही महंगाई बहुत है। तो ये हो सकता है कि नए वजीर खजाना की बात मान जाए जब IMF से आप पहले एग्री कर चुके हैं? देखिए, मेरा ख्याल में गवर्नमेंट का जो मुझे पता चला है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू के टारगेट्स हैं वो तो ऑलरेडी बहुत एम्बिशियस हैं। आई थिंक गवर्नमेंट अस्यूम कर रही है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा वो 4.8% होगा, और गवर्नमेंट उस पर रेवेन्यू टारगेट्स बहुत एम्बिशियस, जो अभी मौजूदा रेवेन्यू टारगेट्स थे उसको 24% गवर्नमेंट बढ़ा रही है, जो मेरी इत्तलात हैं। तो अगर ऐसा करेगी गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हैं, और अगर ये वो है जो टारगेट जो जिस पे वो IMF को रजामंद करना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में ये तो खुद ही बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हैं। और ख़ास तौर पे आप ये देखिए कि गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट्स हैं कि वो समझ रही है कि रेट ऑफ ग्रोथ 4.8% होगा। अगर मेरा ये ख्याल है कि ये ज़रा एग्जैजरेटेड रेट ऑफ ग्रोथ होगा, 4.8% नहीं होगा। और अगर 4.8% नहीं होगा और गवर्नमेंट के जो टारगेट है वो 20 जो मौजूदा रेवेन्यू टारगेट्स हैं उसको 24% बढ़ाने का होगा, तो ज़्यादा एम्बिशियस होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये IMF का टारगेट है या मुझे तो यही मालूमात है कि गवर्नमेंट के ये टारगेट्स हैं और ये करना चाह रही है अचीव। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो 4.8% नहीं हुआ, तो जो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि रेवेन्यू टारगेट्स 24% बढ़ाए जाएं, तो वो तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। और चूँकि अगर रेट ऑफ ग्रोथ इससे कम होगा तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा और गवर्नमेंट अस्यूम करेगी कि 4.8% है और उस पे वो अपने रेवेन्यू टारगेट्स को 24% बढ़ाएगी। अच्छा, महंगाई का लोगों की मुश्किलात तो महंगाई बहुत बढ़ का बताएं जाएंगी कि किस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि मैंने देखा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं शायद हम महंगाई कंट्रोल ना कर सके, हम लोगों की कीमतें खरीद जो है वो बेहतर कर दे, लोगों के हाथों में पैसा चला जाए। तो आपको लगता है ये हो सकेगा, महंगाई या कंट्रोल होगी या लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा पहुंचाएगी ये एहसास प्रोग्राम और दीगर जिस तरह कह रहे हैं डेवलपमेंट बजट बढ़ाकर? देखिए, अगर हम IMF के प्रोग्राम में IMF का बजट होगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि महंगाई कम होगी, क्योंकि जो महंगाई है वो तो खुद IMF के प्रोग्राम में इनबिल्ट है। तो अगर गवर्नमेंट IMF के प्रोग्राम में भी है और महंगाई भी कम करना चाह रही है, तो ये चीज़ें आपस में बहुत
तजाद है इसमें। लेकिन डॉक्टर साहब और, ये तो मुझे नहीं पता गवर्नमेंट किस तरह से ये तो एक रियलिटी है, किस तरह से बढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ये तो एक रियलिटी है कि मगर मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब ये तो एक रियलिटी है कि हुकूमत जो 4.8% ग्रोथ जो एस्टिमेट कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, वो नहीं अगर होता हो भी जाता है तो 5,800 अरब का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाता है। तो हुकूमत तो बजट 8,000 अरब का कर रही है, तो 2,200 अरब का तो इसमें ही आपको खिसारा है। तो बजट तो यकीनन IMF का ही होगा, क्योंकि IMF से अगर हम नहीं लेते लोन तो हम किस तरह तनख्वाहें देंगे, किस तरह पेंशन को पेंशन देंगे, किस तरह मुल्क चलाएंगे, किस तरह 900 अरब का जो हमने फिगर रखा है तरक्याती बजट का वो कहाँ से लाएंगे। तो IMF के पास तो हर सूरत जाना पड़ेगा। तो क्या उसके बावजूद जो वजीर खजाना साहब मासूमाना ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी करेंगे, हम मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे, इजाफा नहीं करेंगे, या हम बिजली महंगी नहीं करेंगे, गैस महंगी, जो IMF से कमिट कर चुके हैं, ये सवाल है। देखिए मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में कोई मज़ायक़ा नहीं है अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो IMF के कंडीशनैलिटीज़ को इतना ज़्यादा उस पर ना चलें, क्योंकि लोगों की मुश्किलात उससे बढ़ रही हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि एक अच्छी कोशिश होगी, मगर ये सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ लफाजी ना हो, वाकई जेन्युइन कोशिश हो। दूसरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि जैसा लोग समझते हैं कि IMF के पास बग़ैर जाए कोई वही नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने 90 की दहाई से मैंने अल्टरनेटिव्स दिए हैं, और जो मेरे अल्टरनेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं IMF की स्ट्रेटजी से। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं, मौजूदा हुकूमत भी और जितनी और हुकूमतें माजी में रही हैं, उनको एक बेहतर स्ट्रेटजी उनको नहीं चाहिए। ताकतों का अप्रूवल होता है, तो इसलिए उससे ज़्यादा बेहतर अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बहुत बेहतर अल्टरनेटिव्स हैं। मैंने अभी हाल में एक और अल्टरनेटिव दिया है, वही जो मैंने 90 की दहाई में बनाया था। इस फोरम के जरिए हुकूमत को कुछ सजेस्ट करना चाहती है, अल्टरनेटिव जो है कौन सा अल्टरनेटिव है जो हुकूमत और आवाम को भी पता चले कि ये अल्टरनेटिव। मैंने 12 सजेस्ट किए हैं। जी 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 जी, मैंने 12 ये अल्टरनेटिव सजेस्ट किए हैं, और उसमें मैंने ये कहा है कि देखिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि टैक्सेस को बढ़ाएं, और लोगों पे जो टैक्सेस ख़ास तौर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाता है ताकि वो कलेक्ट करना आसान है, उससे लोगों के हालात बहुत ख़राब होते हैं। मैंने ये कहा है, अपनी बहुत सी तजावीज़ हैं, मगर एक जो बुनियादी वो है उसमें मैंने ये कहा है कि हमें सिर्फ टैक्सेस पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, हमें रेवेन्यूज़ बढ़ाने चाहिए। हमारे जो बहुत से ज़राए हैं उससे हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं। हमने अपने जो बहुत ज़्यादा हमारे वसाइल हैं, हमारे मिनरल्स हैं, और हमारे बहुत से वो हैं, वो हम मुफ्त में दे देते हैं बाहर की कंपनीज़ को। ये तरीक़े हैं अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाने के। हमें सिर्फ लोगों पे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस डाल के महसूलात को जमा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम टैक्सेस और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं। नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में बहुत गुंजाइश है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि पाकिस्तान की कितनी भी कोई रास्ते हों, कोई एयर वो हम सब बड़ी ताकतों को मुफ्त में दे देते हैं। फिर हमारे बहुत से रिसोर्सेज हैं, वो हमने बाहर की कंपनीज़ को मुफ्त में दे देते हैं, और उस पर वो पैसे कमाते हैं, और हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ला रहे हैं। ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने से क्या फ़ायदा कि आप उनको सब कुछ मुफ्त में दे देते हैं, और फिर आप लोगों पे टैक्सेस जमा करके, लोगों पे टैक्सेस डाल के अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो मैंने 12 कहा है कि एक तो ये तरीक़ा है। इसके अलावा ये है कि मैंने 12 कहा है ये भी इंपोर्ट को आप बंद कर दें, तो आपको कम फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, और आपको कम पैसे जमा करना होंगे उनके अदायगी करने के लिए। और वो तय्युशात जो है वो हमारे यहाँ के अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अमीर लोगों की इतनी तय्युशात को मुहैया करने के लिए गरीब लोगों पे टैक्सेस डालें और उससे उनको उनकी ज़रूरियात उसको पूरा करें, बजट डेफिसिट को।
बिल्कुल ठीक। फिर इसी तरह मैंने और भी बहुत से मशवरे दिए हैं। बस टाइम कम है और ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम ठीक, ज़रा बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिदा अफजाल साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, बजट के हवाले से बात की। इसी बारे में अगर हम एक और पहलू पर जाएं तो सियासत भी हो रही होती है बजट पर। अब इसी पे असद करल साहब, हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर लोग आ रहे हैं सामने। अब तो जमहूरी वतन पार्टी के शाहज़ैन बुगटी साहब भी आ गए, वो कहते हैं मैं तो इजलास भी नहीं आऊँगा क्योंकि आम आदमी के लिए नहीं, अभी वो गौर कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है वो नहीं आएंगे। मामला ये है उसामा साहब, यही वक्त होता है इत्तेहादी जमातों का या जो हुकूमती जमातों का, तो इतना तो उनका हक बनता है थोड़ा बहुत अपना, वो बच्चे घर में भी होते हैं, आपको तो नाराज़ होते हैं छोटा मोटा, लेकिन ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। आप ये परेशान होने की बच्चे क्या चाहते हैं, कोई ये आपको परेशान होने की, हाँ, बच्चों को लॉलीपॉप भी दिया जाता है, वो दे दिया जाएगा इस बजट के जरिए। कुछ बजट के पहले दे दिया जाएगा, एक बाद में दे दिया जाएगा, जो पिछले 2 साल से दे रहे हैं। तो आप ये है कि लॉलीपॉप के साथ शायद कुछ चॉकलेट को कैंडीज वगैरह भी दे दें। आपको पता है ना वो मशहूर है वो जो हमारे पॉलिटिशियन है उनकी फैक्ट्री, हाँ जी। तो मामला ये है कैंडियाँ आपको पता है पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, उसकी प्रॉफिट में बड़ा रौला पड़ गया था। आपकी जो सवाल किसी ने कर दिया कि जनाब आपकी कैंडी तो इतनी ज़्यादा बिक रही हैं कि तईशात, इसका मतलब लोगों के पास पैसे टाफियाँ गोलियाँ खाने के लिए, वो तो उनकी महंगी है माशाल्लाह। लेकिन खल साहब इस दफ़ा गवर्नमेंट, तो अब मामला ये है कि जो गवर्नमेंट पे प्रेशर ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे डोगर साहब, मैं तो बड़ी सीधी बात, मैं क्या कुछ छोड़ देगा, सवाल है क्या छोड़ देगा? छोड़ने का तो मुझे नहीं पता, बेंचों में बैठ जाएगा, लेकिन तो फिर क्या है ऐसे ड्रामेबाजी? खरल साहब ये ड्रामे है, फिर क्या है? अच्छा चले बाबर जी, साहब, गवर्नमेंट पे प्रेशर दोबारा होगा कि ये तीसरा बजट है, तीसरे बजट को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं एमपीएस और एमएनएस, खास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद चौथा बजट है, इसके बाद एक ही बजट होता है। तो उनको लॉलीपॉप दे देंगे ना, सर लॉलीपॉप लेने को कोई तैयार नहीं है, और क्या उन्होंने करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन डोगर साहब आप भी इधर और मैं भी इधर है, आप मुझे बता दीजिएगा कि लोग जो है ना लॉलीपॉप भी उनको ज्यादा उससे मिल गया है या नहीं मिला तो अलहदा बैठे होंगे, मुझे बता दीजिएगा। सर वो हर कोई चाहेगा 50+ करोड़ का, मेरा ख्याल है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 50+ करोड़ से कंपनी माने मसल दिखा रहे हैं, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। देखिए पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट के अंदर से बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के अपने एमपीएस नजर में तो आना चाहिए डोगर साहब, वो प्रेशर का जहांगीर टीम ग्रुप है उसका प्रेशर है, वो लहदा से फंड्स मांग रहे हैं, तो बजट ना पास होने देना, लहदा से फंड मांग रही है, जमहूरी वतन पार्टी लहदा से मांग रही है, तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं कि जाओ दौड़ जाओ, जिसने वोट देना दे, जिसने नहीं देना ना दे, हमारा इससे क्या लेना देना। नहीं तो जिस तरह से आप कह रहे हैं तो लॉलीपॉप दिए जाएंगे भाई, पहले 2 साल लॉलीपॉप जिन्होंने तुम्हें भेजा उनसे जाके ले लो, हमारे पास नहीं है। लॉलीपॉप पहले 2 साल लिए ना, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। देखिए अगर कोई जाती मफाद के लिए बात कर रहा है तो गवर्नमेंट को, इमरान खान को बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अगर अवाम की मफाद की बात कर रही है बिल्कुल तरक्याती बजट देना चाहिए। हर कोई कह रहे हैं ठेके चाहिए, हमारे इलाके में डेवलपमेंट चाहिए, सड़कें बनाएं, हमें स्कीमें दें, हमें जनाब बिजली दें, हमें स्विगा दें, ये दें वो दें, नौकरियों में हिस्सा दें, डेवलपमेंट का फंड दें, ताकि अगला इलेक्शन लड़ना हमने कुछ 4 पैसे भी आए, कुछ ठेकेदारों के जरिए से भी हमें आए, कुछ सड़कें भी बन जाए, कुछ लोगों को भी दिखा दें। खरल साहब अच्छी बात है, तो इमरान खान इसके खिलाफ थे, पंजाब में पीटीआई को, नहीं खरल साहब इसके खिलाफ थे इमरान खान साहब कि इस तरह से फंड देने के खिलाफ थे हमेशा, वो कहते थे सियासी रिश्वत है, उनको पता ही नहीं था फंड, वो समझते रहे कि पता नहीं एमएनए एमपी को पैसे दे दिए जाते हैं इतने। सर 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही, उनको नहीं पता। उस्मान बुज़दार साहब एक एमपी है ना, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने फंड लगे, कितने 100 अरब लगे हैं। फिर इमरान खान साहब एमएनए है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एमएनए है ना, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने 100 अरब लगे। तो मामला ये है, खान कुछ हाथी के दांत खाने के, खान साहब को बहुत सारी रियलिटीज का शायद नहीं पता था। फंड जो होते हैं डेवलपमेंट वो किसी एमएनए एमपीए को स्कीम के मिलते हैं, हाँ वो अलग बात है, कुछ एमएनए एमपीए जो सेंटर उसके अंदर अपना हिस्सा निकालते हैं, कुछ नहीं, वो कहते 10% हमें दो, ठेकेदार से भी मांगते हैं। आपका जो ठेकेदार होता है ना, जो आपका खासुल खास वो इन्वेस्टर भी होता है, वो सारे हल्के के जो ठेके होते हैं उसके पास जाते हैं, और इन्वेस्टर भी होता है। मैं सर खुद जानता हूँ, अगर एक बंदे को 50 करोड़ मिला है ना, तो उसका आपको भी पता है कि 50% उसका खर्च होना है, बाकी कमीशनों में जाता है। मैं अपनी एक हिस्सा जो होता है वो का हाल आपको बता देता हूं। इसी तरह से सर एक साहब थे, वो इलेक्शन जब जीते तो उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को ठेकेदार बना दिया। जितने इलाके में गलियां सड़कें बन रही थी, उनका बेटा बनवा रहा था, वैसे पहले ठेके उसको जाते थे। उसामा साहब वो तो बेवकूफ सियासतदान था ना, ठेकेदार तो पहले कहते जनाब ये डीओ लेटर लाएं, पाक बीडब्ल्यूडी में तो रेट होता है कि 10% जनाब इस तरह 5 करोड़ लाएं तो 50 लाख डीओ वो देते हैं पाक बीडब्ल्यूडी वाले, 50 लाख रुपया वो जो उनका इन्वेस्टर ठेकेदार होता है जो सारे निजामुल इस्लाम संभालता है,
वो 50 लाख, 1 करोड़ तो साइड पे जेब में डाल के वो हिंगना पटक वो फोन याद आ गया मुझे। और हमारे जो वो रिजर्व निशिस्तों वाले सेनेट जो इलेक्शन में खवातीन है फोन ना, कॉल होती कि जी आपको मैं बताइए ऐसे इसमें से बात कितने परसेंट, वो कह रहे थे 10%। नहीं, ये तो 20 वो पहले से यहाँ हो गया ना, उसके बाद पूल मनी नहीं, अलग मैं है, फोन कॉल की फिर बात कर रहा हूँ एक्सियन उसमें। का अलग है, एसडीओ का अलग परसेंटेज है, ड्राफ्ट्समैन का अलग है, अकाउंट ऑफिस का अलग है, रिस्पेक्टिव जो बिल्कुल डीसी का, नासिर शाह साहब जो वो तो फोन एक कर लंबी रहे कहानी थे है। और उन्होंने कहा था जी आपको ठेके दे दिए जाएंगे, उसमें आपके इतने पैसे बन जाएंगे। वो कह रहे थे कि जी नहीं, वो नहीं, गिलानी हमें साहब के कैश साहब चाहिए। ज्यादा, गिलानी साहब के साहब ज्यादा कह रहे बता थे। रहे थे कि बताइए आप 20%। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आम भी अगर ठेका जो ट्रांसपेरेंट तरीके से भी हो ना, तो ठेकेदार ने भी कुछ बचाना होता है। और 10% जो अगर एमएनए एमपी सेंटर सारे नहीं लेते, लेकिन मेजोरिटी लेते हैं, जो अगर कोई नहीं लेता ना तो आगे सामने आ जाए, कुछ चांद एक लोग होंगे सामने जो आएंगे। तो मामला ये है कि वो कहते हैं हम इससे लगाते पहले के ब्रेक हो जाए, बाबर साहब इस पर बता दें कि हुकूमत को टफ टाइम तो अपने दे रहे हैं, ऑपोजिशन कुछ करेगी? मेरा ख्याल है वही फाड़ दो बजट की कॉपी, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा उसामा हूं साहब, दुख के साथ, दुख के आपने साथ। आपने एक पहले तो आपके अलाइज तो कुछ कर लें, जो चलिए, नाराज वो हो अपनी गई बात बात, मान गए। ब्रेक हो जाएगी। मैं आप पर सबसे आऊंगा। पहले तो शहबाज शरीफ साहब जो है आपने देखे काफी दिन से वो खामोश बैठे हुए हैं, बिल्कुल इख्तलार तरीके से खामोश बैठे हुए हैं ना। वो आज सेशन में गए हैं, काफ़ी दिनों से वो सेशन में भी नहीं जा रहे और खामोशी है। जो मेरी इतलात हैं, हो सकता है वो गलत हों, लेकिन मुझे कोई दोस्तों ने जो उनके बहुत करीबी लोग हैं उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ को जो नवाज शरीफ से मिलना चाह रहे थे और जिस मकसद के लिए मिलना चाह रहे थे उस पर उनको इतनी ख़ास पजीराई नहीं मिली। जो वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है, मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि इसी बयानी को लेके आगे चला जाए और शहबाज वो ये समझते हैं कि शहबाज जी को सिर्फ जो खैर था ने कहा कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इससे आगे कुछ भी नहीं होना। वो तो शैडो कैबिनेट बना रहे हैं आजकल, आपको नहीं पता? वो इतनी खुशफहमी का शिकार हो गए हैं कि वो चले गए हैं। वो अपने तौर पर शैडो कैबिनेट बना रहे हैं, वो लोगों को ये तासर दे रहे हैं। शैडो कैबिनेट जो है वो तो 1 साल से अपने जेल में लेके फिर जेल में यही काम करते हैं। साहब इशारों से जेल में उन्होंने शैडो कैबिनेट सारा कुछ बनाया हुआ था। अब इशारों से बातें करते हैं ऐसे। मसला ये है कि दीवारों पे काम नून लीग में नवाज शरीफ जो हैं उनकी तरफ से मैंने सुना है कि उनसे इनकी फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने कहा जी कि नहीं, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया वही सस्टेन करेगा। और आप देखिए कि मरियम कल सुप्रीम कोर्ट में भी गई हैं, वो मीडिया से बोली भी हैं, उन्होंने बात भी किया है, उन्होंने फिर अदारों को भी टारगेट किया, सारा कुछ किया। इसका मतलब ये है कि मरियम तो अपने बयानी से पीछे नहीं हटती और शहबाज जब तक वो पीछे नहीं हटती उस वक्त तक शहबाज शरीफ के लिए कोई स्पेस नहीं। न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद बात करेंगे ये बिजली का बहरान क्यों काबू नहीं हो रहा, एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है, वो क्या है, ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। बिजली का ब्रेकडाउन हो रहा है। लोड शेडिंग तो छोटा लफ्ज़ है और गैर लानिया लोड शेडिंग हो रही है। पहले कहा गया हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से जी ये 1-2 दिन की बात है, तकनीकी मसला है, इसको हल कर लिया जाएगा। लेकिन ये तीसरा दिन है और लोग चीखे मार रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी है और उससे बढ़ करीब लोड शेडिंग हो रही है। और अब ये कहा जा रहा है जी तरबेला में चूँकि मिट्टी आ गई है और वहाँ से इसलिए मसला हो गया है, बिजली की पैदावार वहाँ बंद हो गई है और तकनीकी खराबियाँ अपनी जगह हैं। और साथ जनाब नेपरा को होश आ गया है और नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वजाहत तलब कर ली है कि जी पावर कंपनियों से कि ये लोड शेडिंग करने की जरूरत कैसे हो रही है आपकी। असद करल साहब, अब हरकत में आया है निज़ाम और अब शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी तक ये डिटर्मिन नहीं हो सका कि कैपेसिटी वो कह रहे हैं हमारे पास है बिजली की पैदावार की, जितनी तलब है 24,000 मेगावाट है तो उससे ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन तो फिर दे दो भाई, रुलाते क्यों हवाम को? जब आपके पास कैपेसिटी भी है तो आप आवाम को देते मसला आ गया। कहीं कभी कहते हैं कि जनाब जो तरसील का निज़ाम है, यानी आपके ग्रिड स्टेशन है, आपकी लाइनें हैं, आपके ट्रांसफार्मर हैं, ये सब उठा ही नहीं सकता। कभी ये कहते हैं साहब, आप मुझे ये बता, कभी अब तरबेला कभी कह रहे हैं कि अब तरबेला की सिल्टिंग ना तो पहली दफ़ा को मामला है, हर दफ़ा सिल्टिंग आनी होती है, उसका एक प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी बात ये है जो आप इसमें तो कोई शाकी नहीं, वो ना भी कहना, ये हमें पता है, शोर यही था कि जनाब इतनी वाफर बिजली बना ली गई जिसकी ज़रूरत नहीं थी जी। ये गिरदान थी वज़ीर आज़म साहब की, वुज़रा की, कि जनाब महंगे बिजली के मनसूबे IPPs के लगाए गए, नोट भी लगाए गए जी। अच्छा, बिजली की कैपेसिटी जो चार्जेस है वो आप दे रहे हैं। अभी 2 IPPs को 15 अरब का पता नहीं कितना गालबन गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, यानी उसकी कैपेसिटी चार्जेस हम 25% दे रहे थे, उसको बढ़ा के उल्टा 50% कर दिया है। यानी आपको 25 के बजाय 50% बगैर बिजली लिए चार्जेस देंगे जो 25% पहले दे रहे थे। अच्छा, अब मसला ये है
कि ये ओवर इन्वाइसिंग करते हैं। टैरिफ जो IPP का, अब ये निशात चुनिया की बात कर रहे हैं, 17% आपको मिल 17% यानी 17% आपको 17% प्रॉफिट आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से बिजली बनाए, तो थोड़ा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ के अपने जो पाकिस्तान के जो ताजर है, बजाय तो पाकिस्तानी है, अब तो वैसे बहुत सारे लोगों ने गैर मुल्की पासपोर्ट और शहरियतें ली हुई हैं, वो अपने मुल्क से उन्होंने सॉवरन गारंटी का रवाज डाला, यानी अपने हुकूमत पाकिस्तान से कहा हमें आप पे एतबार नहीं है, आप सॉवरन गारंटी दें, सॉवरन गारंटी ले ली। फिर कहा कि इस तरह नहीं है, आपके रुपए की तो हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो इंटरनेशनल सिटीजन है, हमें उबल वतनी नहीं चाहिए, हम देंगे रुपयों में पैसे, लेकिन लिखवाएंगे डॉलर में, बुक में डॉलर में लिखवाएंगे, क्योंकि रुपया तो उनको पता है हमने बेकदर करना है और डॉलर को हमने बढ़ाना है, उठाना है, क्योंकि उनके तारें तो कहीं और मिल रही हैं। अब 17% के बजाय अगर 70% अगर प्रॉफिट आ रहा है, निशात चुनिया का मंशा की जो पावर है और नेपरा का बंदा नैब लाहौर पकड़ता भी है और बेनिफिशियरी मंशा की कंपनी है, लेकिन मंशा तो उसकी मंशा चलेगी ना, उसके खिलाफ मंशा तो नहीं आपको काम कर सकते, उसको नहीं पकड़ेंगे आप। मामला ये है कि जो 480 अरब की पेमेंट वन गो में की इसाक डार साहब ने, 190 अरब का ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने उसमें घपले निकाले, बावजूद इसके रिकॉर्ड नहीं दिया गया, उसको घर भेज दिया गया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को। अच्छा अब मामला मुझे ये बताएं उसामा साहब, IPP एक तरफ आप कहते हैं महंगी बिजली है, ज्यादा मुआवजे कर लिए गए, LNG के जो आपने मुख्तलिफ टर्मिनल लगा दिए, गैस वाले RLNG बाहर से आ गई गैस, आपने मुझे ये बताएं कि अब वो बिजली छू मंतर किधर हो गए। सर वो कह रहे हैं एक तरफ आप सर्कुलर डाट दे रहे हैं, अरबों रुपए उसके अंदर दे रहे हैं, 770 अरब 400 अरब 500 अरब 1000 अरब वो बढ़ रहा है, वो अच्छा मैं आपको बता देता हूं, देखिए 60,000 मेगावाट बनाते हैं, असल इशू ये नहीं क्योंकि उसमें किकबैक्स नहीं है, कमीशन नहीं है। देखिए रूटीन में तो इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता, लेकिन जाहिर बात है कि जब बिजली की ज़रूरत है और डॉटन ज़रूरत है, इतनी शदीद गर्मी में जब टेम्परेचर 44-45 चला गया है और रात को लोग जो है वो पंखे के बगैर सो नहीं सकते इतनी गर्मी में, उस वक्त अगर आपकी लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाए, रात को 2-3 घंटे बिजली ना आए, तो गवर्नमेंट का इम्तहान तो उसी वक्त होता है। इसके अलावा कब आपका और ये तरसीली निज़ाम मसला ये है कि ये जो कहा जा रहा है बार बार कि जनाब थर्मल जो था वो अपनी कैपेसिटी पे पानी कम है, कैपेसिटी नहीं है, उसके बाद ये LNG का जो है वो शॉर्टेज हो गई, LNG वहाँ पे पहुँच नहीं सकी और ये था कि कई कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो डिले हो गए। सर तो मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट सो रही थी, इनको नहीं पता था कि सबसे बड़ा जो मसला है हमारा 75% डिपेंड है ज़राअत पे। अब हमारा प्रोडक्शन कौन सी धान की फसल है, धान की फसल को तो 24 घंटे पानी की जरूरत है, आप जितना पानी भी दें उतना कम है, और ट्यूबवेल बिजली पे चलते हैं, डीजल कोई बिजली पे नहीं बैठा, कोई बिजली पे, सब वो डीजल पे चले गए, उनको पता है कि बिजली वाला तो उनका काम गोल है। आप लाहौर से बाहर तो निकल के देखिए 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है वहाँ पर। तो वही मैं कह रहा हूं, अभी ये तसल्ली दी जा रही है, डीजल लगाए, फिलहाल वक्ती तौर पर एक आइंदा चंद रोज में पानी की बेहतर दस्तयाबी से बिजली की पैदावार में कुछ बेहतरी आ जाएगी, आपको ये उम्मीद है? या दूसरा जो जुमला है वो है कि ये ओहदेदार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली और गैस की किल्लत बढ़ने का इम्कान है, तो जब ये एक तरफ बिजली और गैस की किल्लत होगी तो फिर आप कह रहे हैं कि पानी की दस्तयाबी। मैं अभी तक मैं इस गवर्नमेंट को समझ ही नहीं सका। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, कराची में के इलेक्ट्रिक का इशू पिछले 3 साल से चल रहा है, ये उसका कोई हल नहीं ढूंढ सकता। उसमें भी नेपरा ने नोटिस एनर्जी सरप्लस है, एक तरफ गवर्नमेंट खुद कह रही है कि बिजली सरप्लस है, खुद ये कह रही है कि जनाब बिजली जो है महंगे दामों में है लेकिन सरप्लस है, दूसरी तरफ लोड शेडिंग भी है, बिजली दे भी नहीं पा रहे, फिर कभी ये कह रहे हैं कि तरबेला जो है वहाँ पे मसाइल आए हुए हैं, फिर ये कह रहे हैं कि जी LNG का इशू चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये सारे इश्यूज उस वक्त ही क्यों चलते हैं जब उसकी डिमांड पीक पर होती है, जब हर बंदा जो है लोगों को वो चीज़ चाहिए होती है। या तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो गवर्नमेंट के साथ सिंसियर नहीं है, वो इनको मामू बना रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। मैंने देखा है कि जो कोर इशूज जब ये गवर्नमेंट आई थी, आज 3 साल गुजर गए हैं, वो कोर इशूज वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, ये एक स्टेप आगे नहीं जा सके। इस पिछले 5-6 साल से हमें तो पंजाब में तो लोड शेडिंग का इशू ही नहीं था इतना, पंजाब में तो बिल्कुल सही बिजली आ रही थी, लेकिन ये इस साल जितनी लोड शेडिंग हो रही है मैं तो खुद हैरान हो गया। वही हुआ है जो गंदम के मामले में हुआ था कि जनाब इतनी गंदम मौजूद है, वो सही तरह इनको बताया नहीं गया। वही हुआ जो पेट्रोल के दौरान में हुआ, पेट्रोल मिलना बंद हो गया कि जनाब
सही अदाद शुमार नहीं दिए गए, वही हुआ जो शुगर स्कैंडल में हुआ, बताया गया कि इतनी शुगर लिहाजा आप एक्सपोर्ट कर दें, वो हो गया। अब इस दफ़ा भी शायद एस्टिमेट इनके गलत थे। अब ये कहा जा रहा है कि जी रिकॉर्ड इंपोर्ट हुई है तेल की, तो इनका नहीं ख्याल था कि इतनी ज़्यादा तेल की खपत हो जाएगी, क्योंकि इकॉनमी वो कह रहे हैं जी बेहतर चल रही है, इसीलिए तेल की ज़्यादा ज़रूरत तलब पड़ गई। और इसी तरह से इकॉनमी बेहतर हुई है तो बिजली की तलब भी जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा चली गई, उसमें ना निज़ाम उठा सका, तरबेला डैम से अलग बिजली कम हो गई। फिर इन्होंने ये कहा कि जी हमें महंगी बिजली खरीदनी नहीं है, तो तेल और वो गैस के जो उनको लग रहा था महंगे हैं उनसे इन्होंने मुआहदे नहीं किया। अब ये तो मेरा ख्याल है ये तो नहीं है कि जाके आप जब भी जनरेटर है जाके इन्होंने तो करने की जरूरत नहीं, पहले ही वाफर है, कौन सा मुआवजा इन्होंने खत्म किया है? ये सब लोगों को मामूल बना रहे हैं। सर कोयले के कई प्लांट्स उन्होंने बंद किए हैं, कोयले के जो नून लीग ने शुरू किए थे उन्होंने कहा जी वो तो वैसे ही बंद होने से पूरी दुनिया में वो चल रहे, पता नहीं किसने लगवा लिए, पूरी दुनिया में कोयले के प्लांट कौन लगाने देता है? अच्छा ये भी मुझे समझ नहीं आ रही कि नेपरा ने किस चक्कर में कहा है कि जी ये लोड शेडिंग पर वजाहत करें पावर कंपनियां, इसका मतलब आप छोड़े उसामा साहब आगे चले, मेरे ख्याल ये नेपरा ऐसे इदारे सर कैसे आगे चले सर? नेपरा फिर क्या है? नेपरा ने इलेक्ट्रिक में क्या कर, जब पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने कराची में करना था, पुलिस से ना पूछो अगर अमन खराब छोड़ दे, को इसने ठीक करना था, निजाम ठीक नहीं है, उनको असल में नेपरा जो है ना मजाक बनाओ इस मुल्क के अंदर, ये बनाना रिपब्लिक बना हुआ है। इस नेपरा के चेयरमैन वाले बंदे को कोई पूछने वाला नहीं है कि ये अथॉरिटी का चेयरमैन ये सारी अथॉरिटी कर क्या रही है। के इलेक्ट्रिक के अंदर तो बहुत अच्छा निजाम आइडियल चल रहा है। आपने जो डिस्कोस बनाए थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनाई थी, लेस्को, आइस्को, हेस्को, पेस्को, गैपको, ये किस लिए बनाई थी? ये इसको प्राइवेट कंपनी भी लिमिटेड बनानी थी, किस लिए कि जनाब वापडा जो है जिसमें अरबों रुपए का मुनाफा था। और डॉक्टर साहब आपको याद होगा वापडा के एसडीओ के पास जब आप जाते थे ना, आपका मसला भी हल होता था, एक छत के का हिस्सा था। कौन सी रिफॉर्म? हमारी जो कंपनी वो सारी कंपनियां तो सफेद हाथी बन गई हैं, ये इसलिए लाई गई ऐसी थी। यानी एक इदारे को तोड़कर उस पर 100 इदारा बना दिया, फिर एनटीडीसी बना दी, फिर पेप्को बना दिया, फिर वो बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बना दी। वापडा प्रॉफिट में था, ये सारी कंपनियां खसारे में जा रही। और वो सर्विसेज देता था, सुन ले, वो आपका मीटर ठीक करता था, नया देता था, आपकी तारें बिछाता था, आपको ट्रांसफार्मर देता था, इलेक्ट्रीफाइड एरिया करता था। ये पता है कंपनियां कहती हैं, ये तो लूटमार कंपनियां, पता है क्या कहती हैं? कहती जी आप एमएनए से ग्रांट ले हैं, आप हुकूमत से ग्रांट ले हैं, बिजली जो देना हमारा काम तो नहीं है, सोसाइटी जो है वो खुद अपनी बनाती है। अच्छा, अब लोगों को आबादियों में वो मुख्तलिफ कहा है कि पाकिस्तान ट्रांसफार्मर ये लगाते नहीं है, लाइनें ये बिछाते नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरते हैं और हुकूमत के ऊपर लायबिलिटी अलग है। ये कंपनियां तो बंद होनी चाहिए एज पर लॉ, ये बंद हो जानी थी। नेपरा वो इदारा है और इंडिपेंडेंट काम है जिस तरह नाम से है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अब उसने कहा है बाबा डोगर साहब, पाकिस्तान भर के सार्फिन को दरपेश जरूरत से ज्यादा लोड शेडिंग का सख्त नोटिस लिया है। इसकी वजूहत जानने और समझने के लिए नेपरा ने तमाम डिस्कोज और के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जुम्मा यानी 11 जून को पेश होने की हिदायत की है। और सीईओ को जरूरत होगी कि वो कमी और खराबी की असल वजूहात और जरूरत से ज्यादा लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इनकी जानिब से किए गए इकदाम की वजाहत करें। तो ये अब 11 कल बुलाया गया है, कल वो बताएंगे जी हम क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे, ये इतनी जो एलएसको मैपको नेपरा का जो हेड है उसको लटका देना चाहिए। सर यहाँ किस आप दोनों ऐसी बात घर चला गया ये कर दो, आप कहते हैं रेलवे बंद कर दो। मेरी एक बात सुन लें, वो काम जब सर्वे नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा। नेपरा का काम ये है कि चीज़ों को रेगुलेट करना, इंश्योर करना कि बिजली की जो स्मूथ सप्लाई है वो हो रही है। और उसका ये काम है कि जो बिजली जहाँ जहाँ से पैदा हो रही है उसको पैदावार को ट्रांसमिशन सार्फिन तक पहुँचाना अर्जा नरखों पे। और ये जो काम है इसको उनको इसकी पेशबंदी करनी चाहिए थी। उनको पता होना चाहिए था कि जून जुलाई अगस्त ये 3-4 महीनों में शदीद गर्मी पड़ेगी, बिजली की डिमांड में इजाफा होगा। जब बिजली की डिमांड में इजाफा होगा तो जितने भी डिस्कोज हैं, जितनी भी पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, उनकी तैयारी कितनी है, कहीं इसका शॉर्टफॉल नहीं आ सकता। तो ये क्या पहले इनको नहीं पता था कि ये सारा कुछ होगा। मेरा ख्याल है कि हटाया गया, हमारे को लाया गया, अब वो भी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे इतनी जल्दी। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद एक और मौजू कि किस तरह से नवाजा जा रहा है जनाब हर तरफ से, अपोजिशन भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला।
सियासत बड़ा अजीब खेल है। सियासत में इसलिए आया जाता है एमएनए बने, एमपीए बने, और अगर ये ना बन सकें तो फिर उसके बाद सेनेटर बन, जब सेनेटर बन जाएं तो फिर किस तरह से आपने क्या कुछ करना है, कानून साजी करनी है, ये तो सिर्फ एक काम है जो आपने देखना है। असल है कि वहाँ पर आपको मराद मिल सके, और उन्हीं में एक है किसी कमेटी की आपको चेयरमैनशिप मिल जाए तो क्या ही बात है। फिर आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ऐसे ज़राए जिनसे आप बड़ी ताकत हासिल कर सकते हैं। क्या हो रहा है, किसी को भी आप बुला सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो कायमा कमेटियों में जिस तरह से बंदर बांट हुई है, अच्छी बात यह है कि इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगा, ना कोई अपोजिशन जमात ना हुकूमती, क्योंकि सबको नवाजा गया है, सबको कहते हैं पंजाबी रजा देता है और सारे खुश हो जाएंगे, सबको कोई ना कोई कमेटी कहीं ना कहीं कुछ मिल गई है। इससे ये इतने खुश क्यों हो जाते हैं अगर ये कोई कमेटी की चेयरमैनशिप मिल जाती है तो? देखिए उसामा साहब, जो सेनेट और नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके पास बेतहाशा इख्तियारात हैं, मगर ये जो सूबाई कमेटियाँ उस तरह नहीं हैं। इनके पास 100 मोटों के भी इख्तियारात हैं। ये किसी भी महकमे के को बुला सकती हैं, किसी भी इशू पर, किसी भी कौमी और नेशनल इशू पर किसी भी बड़े बंदे को बुला सकती हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकती हैं। इवन ये मिनिस्टर्स को भी बुला लेती हैं, मिनिस्टर्स को भी सुनती हैं, बड़े बड़े जो महकमों के हेड हैं उनको भी बुला लेती हैं, तो रिकमेंडेशंस भी दे सकती हैं। इसके अलावा उनके पास बेतहाशा मराद भी हैं, उनकी जो चेयरमैनों को बेतहाशा मराद भी हासिल हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि कमेटीज़ के जो चेयरमैन हों अपोजिशन की तरफ से ख़ास तौर पे, कि इनके वो लोग हों जो हर कमेटी में स्पेशलाइज्ड किस्म के लोग जो हैं उनको ये रिकमेंड करते, उनको भेजते, उनको अकोमोडेट किया जाता, ताकि एक अच्छी इनपुट कमेटियों की तरफ से आती जो, और वो कोई नेशनल जो हमारी सर्विस है उसमें कोई बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर तो अजीबोगरीब बात है, यहाँ पर इत्तेहादियों को खुश करने के लिए वो लोग जिनका किसी कमेटी से कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको उनका चेयरमैन बनाया जा रहा है, बंदर बांट की जा रही है। नून लीग जो है जमात अहले हदीस को खुश कर रही है, अपने लोगों को खुश कर रही है, फिर पार्टी जो है वो अपने चीज़ों को खुश कर रही है, गवर्नमेंट जो है वो अपने जो है जो उनके अलाइज हैं उन सबको उन्होंने कहा कि चलो तुम सारे जाके कमेटियाँ संभालो, चेयरमैनशिप संभालो और मज़े लुटो। अब यहाँ पर मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं बड़े फैनफेयर से नवाज शरीफ साहब उनको लेके आए थे, उनको नून लीग ज्वाइन करवाई, और अब उनको ये कहा गया कि जनाब आपने ह्यूमन राइट्स की कमेटी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, और वो वहीं पर पहुँचे जहाँ पे उनको जाना चाहिए था। उन्होंने पार्टी को बताए बगैर ही वो डिफेंस के चेयरमैन बन गए, डिफेंस कमेटी के। तो उससे सुना है कि नवाज शरीफ बड़े नाराज़ हुए हैं, उन्होंने इस पर शदीद अपने गुस्से का इजहार किया कि जनाब आपको तो ह्यूमन राइट्स का कहा गया था, आप ये डिफेंस में किधर चले गए हैं, और उनको नोटिस भी दिया गया है। तो फिर पार्टी जो है उसको भी गुस्सा है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी फिर पार्टी के साथ जो भी नौजवानों ये था कि ह्यूमन राइट्स की जो चेयरमैनशिप है उन्होंने फिर पार्टी ने सरेंडर कर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वैसे एक जर्नलिस्ट बैकग्राउंड, और फिर नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हो गए, बहुत उनसे यारी दोस्ती हो गई, फिर काफ लीग में चले गए, और फिर तो काफ लीग के रूहे रमा रहे, और फिर सेक्रेटरी रहे सर, पार्टी के सेक्रेटरी रहे, और फिर अचानक दोबारा नवाज शरीफ के पास आ गए, ये अब से चंद साल पहले, और फिर सेनेटर बन गए। देखिए मेरी बात सुनिए, चाहिए ऐसे जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट कभी भी नहीं थे, पहली बात। में काली भेड़ नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम लोटों के लिए जो गया। शाहिद हुसैन सैयद उस वक्त तक नून लीग में थे जब तक वहाँ से उनको बेनिफिट मिलता रहा, जब उनको सेनेटरशिप चाहिए थी वो काफ लीग ने दे दी, जब उन्होंने देखा कि अब काफ लीग के तो पल्ले कुछ भी नहीं है, चापलूस वो बड़ी इंतहा के हैं, वो हर एक को बड़े अच्छे तरीके से शीशे में भी उतार लेते हैं, और उन्होंने अल्टीमेटली नवाज शरीफ को भी शीशे में उतार लिया और दोबारा सेनेटरशिप हासिल कर ली। और अब जब बात आई कि आप वो बड़ा चीज़ों को भांप जाते हैं, उनको पता होता है कि मियाँ साहब अब किधर जा रहे हैं, मियाँ साहब की फेट क्या है, और मैंने अब आगे किधर जाना है, आगे का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं, और वो सही जगह पे पहुंच गए। खाक जहाँ का मुस्ताक था वो एक जुमला जहाँ का था खमीर। अच्छा, अब मामला यह है कि जो सेनेट की जो कायमा कमेटियाँ जो बनी हैं और जो फंक्शनल जो कमेटियाँ हैं, इस हवाले से एक तो हुकूमत ने अपने बंदों को नवाजा ही नवाजा है, फिर जो अपोजिशन ने फिर इत्तेहादियों को, आज़ाद लोगों को जिस तरह चेयरमैनशिप दी है, असूली तौर पर यह होता है कि किसी भी जो जमात है उसके कम अज़ कम अगर 3 सेंटर्स हों तो 3 सेनेटर्स के ऊपर एक चेयरमैनशिप उनके हिस्से में आती है। अब जमात इस्लामी को देख लें, उनका तो सेनेटर ही एक है, उसको भी चेयरमैनशिप दे दी गई।
अवामी नेशनल पार्टी जो है उसका भी एक ही सेंटर है, उसको भी चेयरमैनशिप दे दी है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनकी हमायत करने वाले जो 6 में से 5 अराकीन को जो है वो तो पीपल्स अच्छा, ये पार्टी जमात इस्लामी तो क्लेम कर रही है कि ये हम ओहदों के लिए जाते ही नहीं है, हमें इसकी परवाह ही नहीं है। फिर इसके साथ साथ अगर बलूचिस्तान असेंबली याद आ गई, वहाँ हर कोई जो है ना वो कोई ना कोई उसको वजारत मिल जाती है ऐसे, क्योंकि वो छोटा साइज है अच्छा, उसका। एक बात खरल साहब अच्छा, बताएं, नून लीग ने सारा कुछ फजल रहमान साहब को दे दिया, उनको खुश कर दिया। क्या ये बात सही है कि ये जिस तरह से कमेटियां होती हैं इसमें भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले बता सकते हैं कि अच्छा इस पर टैक्स लगने वाला है, ये होने वाला है, और फिर आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में आप बताकर वो बड़ा पैसा, और माजी में मिसालें नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म है, वज़ीर खजाना बताता है इस पर हम सर्कुलर जारी करने लगे हैं, इस पर टैक्स लगने लगा है, ये कर दो वो कर दो, तो अरबों खरबों रुपया कमा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ये लोग इसलिए जो मेरी चेयरमैनशिप लेते हैं ना, और इनका क्या है मसला, और को आवाम की खिदमत के लिए थोड़ा लेते हैं। अब सेंटर जो शमीम अफरीदी साहब है फाटा से तलक चंद रोज कबल ही उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, और उसके बाद इन्हें निजकारी कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। देखिए पैसे किस तरह पूरे होते हैं, अगले बंदे को ऐसे नहीं है कि बंदा आता है। यहाँ तो मैंने सुना है वो लाइसेंस बिकते हैं असले के, हाँ जी, बड़ा कुछ बिकता है जी। पैसा बड़ा चलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अपनी तादियों बशमूल मुस्लिम लीग फंक्शनल और मुस्लिम लीग काफ को कमेटियों की चेयरमैन उन्होंने भी दी है। एक सेंटर जो है उनका अलावा दूसरी जो अपोजिशन जमातों की बात हो रही है, नून लीग ने अपने कोटे में जमात अहले हदीस के प्रोफेसर साजिद मीर और JUI फे के 2 सेंटर को चेयरमैन। अब एक तरफ JUI फे कह रही है कि जनाब इस हुकूमत के अंडर कोई होता नहीं लेना, हाँ, ये पार्लियामेंट की जाली है। इस्तीफे दो, मौलाना बुजुर्ग कह रहे इस्तीफे दो, और बीडी मेमोरी भी नहीं छोड़ेंगे, जो लफ्ज़ है वो भी नाल ले लो। हां ओ जेड़ा आवे, हां जी वो ले आ बस। सर वो जो कहते हैं करोड़ों लगा, मैं खुद नहीं कह रहा, फिर ये ना मसला बने। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म कह रहे हैं जी करोड़ों रुपए बैग आ गए, कभी वज़ीर कानून कह रहा होता है, कभी अटॉर्नी जनरल बता रहा होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये फिर सेनेट में जाके ऐसे ही तो नहीं होता, ये तो अब कमाई के दिन है। देखिए वो कहते हैं ना पैसा लगाया वो, अब ये यहाँ पे तो ओपनली देखे ना, स्लोगन क्या था, नून लीग कहते हैं जो खाता है तो लगाता भी तो है ना। यहाँ पे तो कुछ शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं है, यानी वो ओपनली कहते हैं, एडमिट कर रहे हैं उनके सपोर्टर है। नवाज शरीफ साहब ने कहा हेडलाइंस लगी अगले दिन अखबार में, मुझे डेट वैसे आप नून लीग को उतार रहे हैं, इस मामले सारे नंगे हैं, नहीं सारों को मिली, हुकूमत है, ऑपोजिशन है, भी ये लाते हैं, तो सारे उन्होंने भी सभी को। मैं यही कहने लगा था कि जो आप लगाते वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हैं, एलिजिबल, क्या जो कैबिनेट है PTI की फेडरल या प्रोविंशियल, क्या उसमें सारे लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं? क्या वो रेलिवेंट जो उनका एक्सपीरियंस है जिन शोबों के अंदर, उन लोगों को अब मैं गिनना शुरू कर दूं तो क्या रेलिवेंसी उनकी बनती है? हर जगह पे यही हो रहा है। इमरान खान साहब जो लेके बात आए थे, अब जुल्फी बुखारी साहब, चलो ठीक है, इमरान खान साहब ये तो एक बात माने कि अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम आया है या इमरान खान साहब को पता लगा है तो उन्हें उठा के बाहर फेंका है। अब मुझे एक बात साहब के ऊपर इल्जाम आया है, उन्हें उठा के बाहर फेंका है। एक बात बताएं, तो इससे ज्यादा तो एक तरफ मौलाना फजल हुकूमत को लताड़ेंगे भी, और दूसरी तरफ उनके 2 स्टैंडिंग कमेटी के जो उनके 2 चेयरमैन है वो सरकारी मैं कहता हूं बीडी मेंबर भी लेंगे, वो TADA भी लेंगे, मजे भी करेंगे, उनके साहबजादे अपने हादी ये है कि मुस्तार नवाज खोखर साहब जो बहुत ज़बरदस्त बोलते थे, पीपल्स पार्टी ने उनको घास नहीं डाली, उनको दोबारा चेयरमैनशिप की तरफ नहीं आने दिया कि जनाब आजकल वो गुड बुक्स में नहीं है। तो ये होता है अगर आप किसी जमात के खिलाफ चले जाएं तो फिर आप सरेंडर होते हुए भी होता है कि जनाब इन्हों खुडे लेना दो। अभी तक कुछ अर्से तक पहले तो तर्जुमान थे बिलावल साहब, बिलावल भुट्टो के तर्जुमान थे, लेकिन आज वो नहीं है। अच्छा ये भी दिलचस्प बात है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से पूछा गया है कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, कि किस तरह से सारों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उन्होंने कहा जी सबको हक़ाइक़ मालूम है। उन्होंने तबसरा नहीं किया, उन्होंने कहा जी सारे को पता क्यों हो रहा है। चले एक किस तरह से क्या कि बहुत कुछ कह गए। तो पूछा ये गया कि जनाब आप तो इंसानी हकूक़ की तरफ जाते हैं, डिफेंस में कहाँ पहुंच गए? तो उन्होंने कहा सबको पता है, आपको नहीं पता, बाकी सारे जाने ना जाने वो कहते हैं नवाज शरीफ को नहीं पता कि क्या होगा। मियां नवाज शरीफ फैसला महफूज कर लेंगे, उनके पास कमजोर है इस तरह, उसके अलावा कर कुछ नहीं सकते। अच्छा फैसला अनाउंस नहीं कर सकते उनको, फैसला अभी तक वो महफूज है कि शीन होनी है, मीम होनी है। हाँ जी वो महफूज ही रहेगा। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।